हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को जीवन कोचिंग सेंटर में आजमगढ़ इस ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करते हुए आज साइंस का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम फिजिक्स है। फिजिक्स का एक पार्ट है। एक नए चैप्टर के साथ आज आप लोगों का स्वागत करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की आज हम बात करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग को ये थोड़ा सा जानें कि स्टैटिक्स क्या है। स्थिर नाम से क्लियर है कि कोई भी वस्तु स्थिर कंडीशन में हो, मतलब हम कहीं भी फिक्स कोई पॉइंट कर दें, कोई दो वस्तुओं को फिक्स कर दें और उनके बीच जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो उसे हम कहेंगे स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? स्थिर वैद्युतिकी जो होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम दो से अधिक स्थिर बिंदुओं को इलेक्ट्रिसिटी या उनके आवेश गुणों के बारे में जानते हैं, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। जैसे एक दार्शनिक हुआ करता था जिसका नाम था थेल्स, और थेल्स भी जो अपना सिद्धांत बताया था, जो अपना तथ्य दिया था, वो तथ्य जो है अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, इन दोनों की जो थ्योरी थी कुछ मिलती जुलती थी, काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। ये दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एक वस्तु हो और एक दूसरी वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। इन दोनों को अगर हम ऐसे रगड़ करें तो रगड़ने से इन पर जो इन वस्तुओं के अंदर आकर्षण का गुण आ जाता है। इसको रगड़ने से क्या होता है, अगर इस पेन को हम सर के बाल से रगड़ते हैं तो इस पेन के अंदर आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसका आप छोटे रहे होंगे, छोटे बच्चे अक्सर इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हैं। पेन को बाल में रगड़ करके छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या करते हैं कि टुकड़ों को जो है इसको जब समीप ले जाते हैं उन टुकड़ों के समीप, तो ये क्या करता है, उन टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो ये जो गुण आता है ये किसके कारण है? ये रगड़ के कारण है। तो रगड़ से क्या हुआ? रगड़ से हो सकता है इस पेन से इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में गया हो जिससे यह रगड़ किया जा रहा हो, या उससे इस पर जो है इलेक्ट्रॉन आया हो। क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी को और बेहतर समझाने के लिए आपको समझना जो होगा वो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है आपको समझना होगा। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी यही कहती है कि अगर किसी भी एलिमेंट के तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर क्या होगा,
एक इलेक्ट्रॉन अगर उस इलेक्ट्रॉन से उस परमाणु से निकल जाता है, उस तत्व से निकल जाता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स चार्ज, ये आवेश होता है, आवेशित करने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा तो ये आवेशित करने लगता है। तो इन्हीं दोनों जो है, ये थेल्स एक दार्शनिक था, ये एक वैज्ञानिक थे, ये दोनों की जो थ्योरी थी काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। इन्होंने बताया कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाएगा तो उनके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण आता है। अगर सेम वस्तु के साथ रगड़ मारते हैं तो उनके बीच में जो प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के आधार पर कुछ तथ्य निकले। कुछ तथ्य क्या निकले कि ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, यदि कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये पहला सेंटेंस है कि यदि कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। यदि सेकेंड स्टेप था, यदि कांच को रोआ आप जान रहे हैं, ये जो बाल के रो या आपका ये हो गया रोआ, इन रोओं की बात कर रहा है, जो बाल की बात कर रहा है। यदि कांच को रोआ से रगड़ा जाए तो कांच में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। कांच ही है, कांच को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कांच को अगर रोआ से अगर रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है? कांच ऋणावेशित हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, इन फ्रैंकलिन ने ये साबित किया था। अब एक बात समझिएगा, अंतर बस ये दोनों की थ्योरी में ये था, दोनों थ्योरी ने सेम वर्क किया, लेकिन फ्रैंकलिन और थेल्स के जो आधार पर केवल हम ये जानते थे कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब हम रगड़ते हैं तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। अब ये नहीं पता था कि वो धन आवेशित होती है कि ऋण आवेशित होती है। ये बताने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन हैं। ठीक है। ये फ्रैंकलिन के आधार, फ्रैंकलिन ने बताया था कि कांच को अगर रेशम से रगड़ेंगे तो कांच जो है धन आवेशित होगा, इसका मतलब रेशम क्या होगा? ऋणावेशित होगा। कांच को अगर रोआ से रगड़ा जाए तो कांच ऋणावेशित होगा, इसका मतलब रोआ जो होगा धनावेशित होगा। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट बनेगा कि समान आवेश जो होंगे, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश
विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये सेंटेंस आपका इम्पोर्टेंट है। समान आवेश होगा, समान आवेश का मतलब धन चार्ज अगर होगा तो एक दूसरे के साथ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत होगा, एक धन हो गया एक ऋण हो गया, तो ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट आपके हैं कि हम किसको किसके साथ अगर रगड़ मारते हैं तो वो अगर आवेशित होता है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे आवेश की। आवेश की। आवेश क्या है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। चार्ज, आवेश के बारे में हम जानेंगे, चार्ज क्या है। ये सपोज करिए कि यह एक जो है चालक है। इस चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है। इस चालक में क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो ये आवेश डिपेंड किस पर करेगा कि इसमें आपका चालक में क्या जो है चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक तो सिंगल चल नहीं रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ, यानी आप कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नंबर्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या जो होगी वही आपकी चार्ज कहलाएगी। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगी किसी चालक के अंदर वो आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज आपके दो टाइप के, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज, दो हो गए। पॉजिटिव चार्ज आपका किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद आता है। नेगेटिव चार्ज किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन आने से होता है। ठीक है, यानी किसी तत्व से जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अदर तत्व के पास जाएगा तो उस तत्व के पास जो होगा पॉजिटिव होगा, जिसके पास गया उसके पास नेगेटिव होगा। तो ये दो चार्ज आपके होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा चार्ज नहीं होता है। चार्ज की बात कर लिए, चार्ज कितने टाइप के हो गए इसकी बात कर लिए। अब डिपेंड आपका आता है, एक प्रश्न आता है इससे कि SI पद्धति में इसका जो मात्रक है चार्ज का वो क्या होता है। तो चार्ज का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम। क्यों कूलाम? क्योंकि कूलाम ने ही चार्ज का ज़्यादातर जो है एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए उसके नाम पर हम रख देते हैं कूलाम। एक तरीका ये भी है, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं एम्पियर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड है, एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, एक कूलाम एक एम्पियर सेकेंड भी हो गया। किसका मात्रक? चार्ज का, आवेश का मात्रक होता है। एक सेंटेंस और बनता है आपका, आवेश जो होता है, आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक
अदिश राशि होती है, राशि होती है। सदिश राशि नहीं होती, बल्कि अदिश राशि को डायरेक्शन का पता नहीं चलता है कि किस डायरेक्शन के, भाई दो पदार्थों को आप रगड़ रहे हैं, अब किस में से कौन सा चार्ज किस डायरेक्शन में चलेगा नहीं पता, तो डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, परिमाण क्लियर होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया है, नंबर आपको पता रहता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया चार्ज के बारे में। अब हम आगे चलेंगे इसके बारे में और डिटेल समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक जो आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि जो भी आपका स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी आपका घटना घटता है वो सब मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के मॉडर्न जो है आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो भी घटना घटती है आपका स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी में वो इसी जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर घटता है। ये है क्या, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आधुनिक इलेक्ट्रॉन जो सिद्धांत होता है उसके आधार पर, यानी सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु के परमाणु से या एक वस्तु से नहीं, हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं में से कोई एक वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और दूसरे परमाणु के दूसरे पदार्थ के परमाणु में या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, वृद्धि होगा। एक में कमी हो रहा है, दूसरे में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और जब तक कमी और अधिकता वृद्धि नहीं होगी तब तक जो है आपका आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब तक हम कह सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ठीक, किसी में कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, किसी में वृद्धि होती है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन मॉडर्न थ्योरी है, और भी बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन आपको बस इतना ही जानना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर आता है सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं अच्छे तरीके से। सपोज करिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज कौन सा होगा, जब कोई नहीं चार्ज होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर हम चाहे दो चार्ज में से कोई भी, पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी, कोई भी दोनों चार्ज में से आप ले करके यहाँ पर रख दीजिए। हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, हो गया क्या कि अभी तो जब तक नहीं ये रखा गया था इसके चारों तरफ क्या था, न्यूट्रल एरिया थी। लेकिन जैसे ही हमने इस पॉजिटिव चार्ज को रखा, अब ये पॉजिटिव जो चार्ज था ये धीरे धीरे अपने चारों तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव एक फील्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा पॉजिटिव फील्ड, क्यों बनाएगा, क्योंकि इससे बड़ी सारी बल रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इसलिए एक फील्ड बनेगा। बहुत सारे फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा। यानी यह एक आपका ऐसा एरिया बना लेगा कि इस एरिए में अगर कोई हम और चार्ज को, आवेश को लाते हैं समीप में, तो यह चार्ज जो है, चार्ज क्या करेगा, उसमें इफेक्ट करेगा, यानी उस चार्ज पे इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। क्यों डालेगा,
अगर आप सेम चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज का लाते हैं तो ये आपका क्या करेगा, अपने समीप नहीं आने देगा, यानी प्रतिकर्षण फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर आप अपोजिट चार्ज लेकर आते हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो ये आपका क्या होता है, यानी यह एक वैद्युत क्षेत्र होता है। कहा जा सकता है कि वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने पर, ये इसका एक क्षेत्र हो गया, हम कोई दूसरा आवेश ला रहे हैं, वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। कभी कभी ये आपका होता है कि इसमें एक और हेडिंग आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को कहीं कहीं एक ही नाम से यूज किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र अगर बोल देता है तब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तब भी वही, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों का फार्मूला भी सेम होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें जब हम आते हैं आगे, थोड़ा सा इसको हम समझाने के बाद चलते हैं कि हमने कहा कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर हम रख देते हैं तो उसकी एक एरिया फील्ड तैयार होगी, वही क्षेत्र क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। क्योंकि उस क्षेत्र में जब किसी चार्ज को हम ले जाएंगे तो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी, उस क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी होगी। हमने कहा कि जब किसी भी आवेश को उसके समीप लाएंगे तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जिस आवेश को ला रहे हैं और उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा तो वह बल, जो बल लग रहा है कौन लगाएगा, वह क्षेत्र लगाएगा जिस क्षेत्र में हम ले जा रहे हैं। और जिस आवेश को ले जा रहे हैं उस आवेश के अनुपात को ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे ई से, कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। ये हो जाता है आपका। ठीक है, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रश्न उठेगा मात्रक क्या है। तो एसआई सिस्टम में इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम होता है। लेकिन अगर बीमा की बात कर देगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ई जो होगा फोर्स का जो है डायमेंशन आपको बताया गया है, mlt-2 होता है। और Q जो होता है QIT के बराबर होता है। तो I का क्या हो जाता है, डायमेंशन A होता है, विद्युत धारा का बताया गया है। और T का T ही होता है। तो इसका डायमेंशन जो होगा वो हो गया MLT-3A-1। ये डायमेंशन हो जाता है किसका, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस और पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होती है यह क्या है, सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन पता होता है, इसमें डायरेक्शन पता होता है, सदिश राशि है। क्यों पता होता है, क्योंकि अगर ये चार्ज है पहले से, इसके चारों तरफ क्या हो, पॉजिटिव वाला एरिया हो, हम किसी भी नेगेटिव एरिया को ला रहे हैं तो इसका डायरेक्शन फिक्स है कि ये खींचेगा अपने फोर्स से। तो डायरेक्शन इसका फिक्स हो गया, अपनी ही तरफ खींचेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा कि ये इधर आने नहीं देगा बल्कि उसको भेजेगा अपोजिट चार्ज में। तो ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपका आता है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
विभव क्या होता है इसको आपको जानना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये समझ जाएंगे तो अभी आगे इस पे बड़े सारे पॉइंट आपको समझाना बाकी है, उस पर आप समझ पाएंगे। अगला है आपका वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर। एक विभव है और एक विभवांतर है, इन दोनों में बस अंतर ये है कि ये वोल्टेज को विभव के अंतर को बताएगा, ये केवल उसके वोल्टेज को बताएगा, विभव को बताएगा। अब थोड़ा सा समझिए, चार्ज वही है, इसके चारों तरफ आपका क्षेत्र एक इलेक्ट्रिक क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? धनात्मक क्षेत्र होगा। हम किसी भी अदर चार्ज को जब भी लाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज को ही क्यों न लाएं, इसके समीप जब लाएंगे तो आना तो चाहेगा नहीं, लेकिन अब हम करेंगे क्या? सपोज करिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी तक तो यह चार्ज बड़े आराम से आएगा क्योंकि यहाँ तो कोई फील्ड है नहीं, न्यूट्रल एरिया है। लेकिन बी से जब आगे बढ़ेगा, ए तक आना होगा, तो ए वाला पॉइंट क्या है? इसके एरिया में है। यहाँ तक आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, हम फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, ये फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, ये इसको इधर ढकेलना चाहेगा, ये इसको इधर ढकेलना चाहेगा। लेकिन हम इसको समीप ला रहे हैं क्या? फोर्स लागू करके। यानी फोर्स जब हम लागू करके लाएंगे तो फोर्स जब लागू किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यानी डिस्टेंस भी क्लियर किया, ये डिस्टेंस भी क्लियर किया, स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो मल्टीप्लाई को हम हमेशा कार्य से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहा जा सकता है कि एक चार्ज को जब वैद्युत क्षेत्र के समीप ले जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वह जो वर्क हुआ और जिस आवेश को, जिस चार्ज को हम ले के गए, इनके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ठीक है, इन दोनों के ही जो है रेशियो को, किसको? कार्य और उस चार्ज को, जिस चार्ज को हम उस क्षेत्र के अंदर ले जा रहे हैं। किस क्षेत्र के अंदर? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये आपका फार्मूला निकलता है। वैद्युत विभव को आप भी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आएंगे। मात्रक क्या होगा? तो मात्रक जो होगा वो होगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम बोल सकते हैं वोल्ट। इसी को क्या बोलेंगे? वोल्ट। सेकेंड आएगा, यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि है वोल्टेज का, कोई भी विभव का कोई भी जो है डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इसका डायरेक्शन आपका एग्जाम्पल के तरीके से हम समझा दे रहे हैं। आपके घर में किस जगह की बिजली आ रही है, क्योंकि बिजली जो बनता है आपके नज़दीक में, वो टांडा में आपका एनटीपीसी बनता है, अम्बेडकर नगर के पास है। दूसरा आपका अनपरा जो मिर्ज़ापुर में पड़ता है, अनपरा ओबरा हो गया। तो अनपरा ओबरा से बन के आपके घर के अंदर बिजली आ रही है कि एनटीपीसी की आ रही है, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जितने भी जनरेशन आपके हैं विद्युत वाले, जितने भी हैं, वो सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके घर के अंदर कौन सी बिजली आ रही है आप नहीं बता सकते। तो इसलिए वोल्टेज करता क्या है? वोल्टेज सपोज करिए हर जिले में एक जो है मेन ऑफिस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मेन जो है पावर जो है पावर हाउस होता है, कहा जा सकता है पावर हाउस। मेन एक जिले के, हर एक जिले के अंदर मेन एक पावर हाउस होगा। उस पावर हाउस के अंदर बिजली आती है। अब सपोज करिए आजमगढ़ में भी होगा, मऊ में भी होगा, अदर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं सब में है। तो अगर आजमगढ़ के अंदर हाई वोल्टेज है, मऊ में लो वोल्टेज है, तो यहाँ का वोल्टेज मऊ की तरफ डाउन कर लेगा। या फिर मऊ का हाई है, आजमगढ़ का कम है, तो मऊ से जो है आजमगढ़ की तरफ वोल्टेज चलने लगेगा। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
अदिश राशि बोलते हैं। अगर बीमा की बात करेगा, डायमेंशन की बात करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? इसका डायमेंशन होता है ML2T-2, इसका होता है AT। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशन बीमा क्या हो जाएगा? M होगा, L2 होगा, T-3 होगा, A-1 होगा। ये डायमेंशन हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको समझना होगा, विभवांतर क्या है। विभवांतर, वैद्युत विभवांतर का मतलब ये हो गया कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दोनों का यूनिट सेम ही होता है। A से B तक हमको जाना है, यानी A पर अगर वोल्टेज सपोज करिए VA हो, B पर वोल्टेज VB हो, ठीक है, A से B तक जाना होगा तो ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ पहले था। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इसमें जो है रुकावट भी होगा। तो ये हो गया VA माइनस BB इक्वल टू W/Q। ये आपका यूनिट सेम आता है, मात्रक सेम आता है। बस क्या होता है, दो सिरों के बीच, दो पॉइंटों के बीच वोल्टेज का जो अंतर होता है वही आपका कहलाता है वैद्युत विभवांतर। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम समझेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है, इसको समझा जाए। कूलाम ने क्या क्या, एक वैज्ञानिक था, कूलाम ने आवेशों के ऊपर बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। कूलाम ने कहा कि हम दो चार्ज ले लेते हैं, एक ये भी चार्ज है पॉजिटिव वाला Q, या Q1 कह सकते हैं, एक सेकेंड वाला चार्ज ये भी आपका पॉजिटिव, इसे Q2 कर सकते। ये ज़रूरी नहीं था। कूलाम ने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही लें, यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, यहाँ भी नेगेटिव ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारा जैसा चाहे हम वो ले सकते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस यानी स्मॉल r डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे से कहीं स्थिर पॉइंट पर, फिक्स बिंदु पर रखे गए हों, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण तो लगेगा नहीं, अथवा प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण लगना होगा तो आकर्षण लगेगा, नहीं लगेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल जो फोर्स होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ये उन्होंने बोला। और बोला और इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिल जाता है। ठीक है, ये मिल जाता है प्रोपोर्शनली। अगर प्रोपोर्शनली को हटा दें तो मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r²। ये कूलाम्ब ने एक फार्मूला दिया था। क्लियर है? यहाँ पर 4 पाई तो कांस्टेंट हमको पता है, लेकिन एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन भी एक निर्वात, एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट है, नियतांक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? नियतांक है। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आपका जो है मात्रक पूछता है, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछता है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये हो गया आपका कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है।
ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आपसे पूछ देता है इसका जो है मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आपका यहाँ पे दे दिया गया है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू पूछेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा कि यदि आपसे क्या बोलेगा कि यदि दोनों आवेश बराबर तथा एक कूलाम हो तथा और इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तब इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.85, लेकिन अगर पूछते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो 9 × 10⁹ ये आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है। तो जब फोर्स इक्वल टू आप लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू ये 1 हो गया, भी 1 हो गया, भी 1 हो गया, तो बचा इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, ये हो जाएगा न्यूटन, ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। उस कंडीशन में जब दोनों चार्ज इक्वल हों और दोनों चार्जों का वैल्यू जो हो 1 कूलाम हो और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो कितनी हो 1 मीटर हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, इनका मान 9 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर है? चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, ये हो गया आपका कूलाम का नियम। अगला जो नियम है वो तो और मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो नियम है वो आपका है ओम का नियम। वो क्या नियम है? ओम का नियम, ठीक है। चलिए ओम का नियम हम अगले जो है वीडियो में, अगले टॉपिक में आएंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।